संध्या को अपनी जॉब के पहले दिन ही झटका लगता है क्योंकि उसका बॉस और कोई नहीं कबीर ही होता है। कबीर संध्या के आते ही उसे प्रपोज कर देता है, यह तक कि उसने तो अपनी फैमिली प्लानिंग भी कर ली थी। उसके बाद वो अपनी चेयर पर बैठ के अपना काम करने लगता है। वही संध्या अभी भी गुड़िया की तरह ही खड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी उसके साथ हुआ क्या। कबीर उसे वहां खड़ा देखता है और बोला, क्या बात है, तुम वहां क्यों खड़ी हो ऐसे? क्या तुम्हारा मन नहीं भरा एक किस से? क्या तुम चाहती हो कि मैं आगे भी कंटिन्यू करूं? कबीर की बात सुन के संध्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। उसकी तो डर से हालत ही खराब हो रही थी। वो जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिला देती है और जाके अपना काम करने लगती है। संध्या के तो अभी भी पसीने छूट रहे थे, लेकिन कबीर को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। संध्या सब अपने दिमाग से निकल के काम में लगी हुई थी कि अचानक ही कबीर उसी पास आ जाता है और उसका हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है। संध्या थोड़ा डरते हुए लेकिन हिम्मत करके बोली, सर क्या कर रहे हैं आप? कबीर अपने चेहरे पर बिना कोई एक्सप्रेशन लाए बोला, कुछ नहीं जान, वो क्या है ना कि अभी एक मीटिंग है तो हम उसके लिए जा रहे हैं और फिर तब तक लंच टाइम भी हो जाएगा, तो मैं तुम्हारे हाथों से लंच करना चाहूंगा। और एक आखिरी बात, तुम मुझे सर नहीं कबीर बुलाओगी। चाहे सब साथ हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। संध्या के तो सब कुछ सिर के ऊपर से जा रहा था। वो सोचे जा रही थी कि किसी आदमी को एक ही दिन में प्यार कैसे हो सकता है, और भी इतनी शिद्दत वाला कि शादी के लिए प्रपोज भी कर दिया। वो अपनी ही सोच में गुम थी कि तब तक कबीर उसको पार्किंग में भी ले आया था। संध्या कबीर की आवाज से होश में आती है, जो उसके लिए कार का डोर ओपन किए खड़ा था। संध्या चुपचाप कार में बैठ जाती है और उसके साथ ही कबीर भी। कबीर बैठ ही ड्राइवर को पार्टीशन ऑन करने को बोला और कार 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कबीर झट से संध्या को अपनी गोद में बैठा लेता है और उसकी गर्दन पकड़ के उसे किस करने लगता है। संध्या को तो कुछ रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। कबीर को देख के ऐसा लग रहा था जैसे वो संध्या को आज और अभी ही अपने अंदर समा लेगा। संध्या कबीर को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन कबीर पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। फिर वो भी थक के स्ट्रगल करना बंद कर देती है। कुछ देर के बाद वो दोनों ही मीटिंग रूम के अंदर थे। संध्या कबीर से परेशान हो चुकी थी क्योंकि कबीर संध्या से चिपका हुआ था। कबीर संध्या की कमर में हाथ डाल के उसे अंदर लेकर आया था। वही संध्या को बहुत घबराहट हो रही थी, ये सोच के कि सब लोग उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं पा रही थी। मीटिंग रूम में 2 लोग बैठे हुए थे, एक कबीर की ही आगे का विशाल और दूसरा उसका असिस्टेंट। विशाल आगे आके कबीर से हैंडशेक करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र कबीर के पीछे खड़ी संध्या पर जाती है, उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि संध्या बहुत ही खूबसूरत थी। वो जैसे ही संध्या से हैंडशेक करने को आगे बढ़ता है तो कबीर की आंखें छोटी हो जाती है और विशाल का हाथ पकड़ के अपनी ओर खींच लेता है और बोला, मिस्टर विशाल, वो मेरी होने वाली वाइफ है और वो सिर्फ मुझसे ही हैंडशेक करती है। आप इधर आइए, मुझसे मिलिए, मैं मिलूंगा ना आपसे अच्छे से। विशाल कबीर की बात सुन के झेप जाता है, लेकिन बेचारा कुछ नहीं बोल पाता। वो आज कबीर से पहली बार ही मिल रहा था क्योंकि इससे पहले कबीर के डैड के साथ ही उसकी मीटिंग होती है। विशाल कबीर के साथ मीटिंग शुरू कर देता है, लेकिन रह रह के उसकी नज़र संध्या पर ही जा रही थी, जो देख के कबीर की आंखें छोटी हो रही थी। पहले तो वो कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उससे और नहीं होता तो वो बोल पड़ा, मिस्टर विशाल, आप जानते हैं ना कि मैं बिजनेस में तो आज ही आया हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। विशाल कबीर की बात सुन के जा में सिर हिला देता है, तो कबीर आगे बोला, तो अगर आप अपनी इन आंखों को खोना नहीं चाहते तो मेरे बच्चों की माँ को ताड़ना बंद कीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बच्चों को देखने लायक ना बचे। और ये मीटिंग यही खत्म होती है और ये प्रोजेक्ट आप हमें दे रहे हैं, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप जानते ही है कि हम डॉक्टर के हाथों कभी कभी पेशेंट की मौत भी हो जाता है, लेकिन मैं नहीं चाहूंगा कि आपकी अभी तक ना हुई बीवी विधवा हो। कबीर उसके बाद संध्या का हाथ पकड़ता है और वहां से चला जाता है।
वही कबीर अपने माथे से पसीना पोंछते हुए बोला, क्या है ये आदमी, सीधा धमकी देके ही चला गया। वही संध्या कबीर को गालियां दिए जा रही थी कि कोई आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है, लेकिन कबीर को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ना था। उसके बाद कबीर संध्या को एक रेस्टोरेंट में ले जाता है और उसके हाथों से खाना खाता है और उसे भी खिलाता है। लंच के बाद वो दोनों ऑफिस वापस आ जाते हैं। वही दूसरी ओर आर्यन के विला में आर्यन शराब के नशे में धुत होके बेड पर पड़ा हुआ था और कुछ कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। समीरा और रिवान ने उसे समझने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा था। उसकी ऐसी हालत देख के समीरा से और नहीं सहा जाता तो वो रिवान को बोली, हम इसे और नहीं संभाल पाएंगे, मुझे लगता है कि हम अब उनको बुला लेना चाहिए। रिवान भी समीरा की हाँ में हाँ मिला देता है और किसी को कॉल करता है। समीरा उसके हाथ से फोन ले लेती है और सामने वाले के हाथ से फोन लेके बोली, आप जहां भी है वापस आ जाइए। आर्यन को आपकी जरूरत है। बाकी मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको कुछ बताने की जरूरत है, और इतना बोल के कॉल कट कर देती है। कुछ देर के बाद विला के बाहर एक गाड़ी के रुकने की आवाज आती है और हैंडसम सा लड़का उसमें से बाहर आता है। ये लड़का और कोई नहीं शिवम ही होता है। शिवम शेखावत, आर्यन शेखावत का बड़ा भाई। शिवम को देख समीरा और रिवान दोनों की ही आंखें चमक उठती है। शिवम अपने चेहरे पर एक खतरनाक एक्सप्रेशन लिए अंदर आता है। शिवम एक नज़र उन दोनों को देख के आर्यन के रूम में चला जाता है। वो देखता है कि आर्यन अभी गहरी नींद में सो रहा है। वो वापस नीचे आ जाता है और हाल में रखे सोफे पर बैठ जाता है। उसके बाद समीरा को एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर रिवान को बोलने का इशारा करता है। रिवान शिवम को सब कुछ बता देता है। सब सुनने के बाद शिवम बोला, तो अभी तक तुम सब ये पता नहीं लगा पाए कि होने वाली मिसेस सिंघानिया कौन है। शिवम रिवान को कुछ इशारा करता है और वो भी उसकी बात समझ के वहां से निकल जाता है। उसके जाते ही शिवम समीरा को बोला, क्या बात है जाने मन, आज मुझे सेटिस्फाई नहीं करोगी या फिर तुम्हें वो बात ही नहीं रही। शिवम की बात सुन के समीरा जाके उसकी गोद में बैठ जाती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अगर तुम्हें डाउट हो रहा है तो एक एक राउंड हो जाए। समीरा की बात सुन के शिवम के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वही शिवम अपना काम करने में लगा हुआ था। समीरा उसके होठों से दूर होती है और बोली, बेबी यहाँ नहीं, बेडरूम में चलो। शिवम उसकी बात सुन के उसे गोद में उठा लेता है। बेडरूम तक पहुंचने तक समीरा उसकी शर्ट को उसकी बॉडी से अलग कर चुकी थी। शिवम समीरा को लाके बेड पर पटक देता है और समीरा वापस से बेड पर लेट जाती है और शिवम को ऊपर से लेके नीचे तक देखते हुए बोली, बेबी अब और मत तरसाओ। शिवम उसकी बात सुन के उसके ऊपर आ जाता है और एक भूखे भेड़िए की तरह उस पर टूट पड़ता है। वही दूसरी ओर कबीर ऑफिस हॉर्स खत्म होने पर संध्या को लेके सिंघानिया पैलेस आता है, क्योंकि प्रिया और संध्या वही रुक रहे थे। वो संध्या को लाके हाल में रखे सोफे पर बिठा देता है। वही संध्या अपने मन में उसे गालियां देते हुए बोले जा रही थी, भगवान जी इस पागल आदमी से बचा लो हम। अब पता नहीं ये पागलों का सरदार यहाँ क्या करने आया है और इसको किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं। संध्या अपने ही ख्यालों में गुम। वही कबीर सबको हाल में बुलाता है। सबके आने के बाद कबीर दादी के पास जाके बोला, दादी मुझे ये लड़की पसंद आ गई है और मैं इससे शादी करने वाला हूँ। मैंने डैड से हम दोनों की शादी की बात कर ली है। अब इसकी फैमिली को मनाने की जिम्मेदारी आपकी है। हाँ करे तो ठीक है, नहीं तो शादी तो मैं फिर भी करूँगा ही इससे। अब नहीं मानेंगे तो अपने नाती नातिन को देख के तो खुश हो ही जाएंगे जब वो मेरे जैसे क्यूट होंगे। आप जितनी जल्दी हो सके इसके पेरेंट्स से बात कर लीजिए, क्योंकि जितनी जल्दी मेरी शादी होगी उतनी ही जल्दी आपका प्रमोशन होगा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। इतना बोल के कबीर वहां सबको एक झटक देके छोड़ के निकल जाता है। वही संध्या का मन कर रहा था कि अभी कहीं डूब के मर जाए। कबीर के जाने के बाद दादी शोक से बोली, मुझे ये तो पता था कि इस लड़के का दिमाग हिला हुआ है, पर ये नहीं पता था कि इतना हिला हुआ है। ये मुझे शादी की बात करने का बोल के गया है या धमकी दे के गया है,
कि अगर आप मेरी शादी नहीं करवाओगे तो मैं आपका प्रमोशन नहीं होने दूंगा। कबीर संध्या को लेकर सिंघानिया पहले सजाता है और सबको बता देता है कि वो संध्या से प्यार करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। उसने तो दादी को भी धमकी दे डाली थी कि अगर उन्होंने जल्दी ही उसकी और संध्या की शादी नहीं करवाई तो उनके ही प्रमोशन में देर होगी। जितनी जल्दी दादी उन दोनों की शादी करवाएगी उतनी जल्दी ही दादी को उनके परपोते या परपोती का चेहरा देखने को मिलेगा। कबीर अपनी बात पूरी करके वहां से निकल जाता है। वही संध्या को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस पागल आदमी का करे तो क्या करे। वो अपने मन में कबीर को गालियां दिए जा रही थी। पागलों का सरदार, समझता क्या है खुद को? खुद तो है ही बंदर। खुद को तो कुछ फर्क पड़ता नहीं है और मुझे यहाँ फंसा के चला गया। अब मैं दी से कैसे बचूंगी? क्या बोलूंगी उनको कि मैं कल ही इस सपरवे से मिली थी और आज उसने अपने प्यार की बीन बजाने भी शुरू कर दी। भगवान जी प्लीज मुझे बचा लो। मैं आपको अपने हाथों से भरे हुए गोलगप्पर बना के खिलाऊंगी। कबीर के जाने के बाद सब संध्या की ओर रुख करते हैं। संध्या की तो डर के मारे हालत ही खराब हो रही थी। संध्या ये सब क्या है? प्रिया अपनी एक आईब्रो उठाते हुए पूछती है। दी मुझे नहीं पता कि वो अनाकोंडा मेरे पीछे क्यों पड़ा है। मैं तो कल ही उससे मिली थी आपके ऑफिस की पार्किंग में। और उसके बाद संध्या प्रिया और बाकी सबको कल से लेके आज तक की सारी बात बता देती है, सिवाय उस किसके जो उन दोनों के बीच हुई थी। संध्या की पूरी बात सुनने के बाद सब अपने सिर पर हाथ मार के बैठ जाते हैं। सब लोग अभी भी कबीर की बातों के बारे में सोचे जा रहे थे। तो सना जी बोली, मतलब मम्मी जी इस लड़के को एक दिन में ही प्यार हो गया और उसने एक दिन में ही अपने बच्चों के लिए माँ भी ढूंढ ली। और एक हमारा ये नालायक शादी को 1 महीना हो गया है लेकिन अभी तक कोई खबर ही नहीं। सना जी अक्षत की ओर देखते हुए बोली। उसके बाद दादी की ओर मुड़ते हुए बोली, मम्मी जी मुझे तो लगता है कि अगर हमने जल्दी ही अगर इस लड़के की शादी नहीं करवाई तो ये तो मुझे शादी से पहले ही दादी बना देगा। सना जी की बात सुन के संध्या चौंकते हुए बोली, नहीं आंटी जी हम उस पागल अनाकोंडा से शादी नहीं करेंगे। उनको तो पूरी क्रिकेट टीम चाहिए। उनकी क्रिकेट टीम के चक्कर में तो हम यमराज को प्यारे हो जाएंगे। इनका अभी से ये हाल है, शादी के बाद तो पता ही नहीं ये क्या करेंगे। संध्या अपनी ही धुन में बोले चल जा रही थी, लेकिन जब वो सबको अपनी ओर हंसता हुआ पाती है तो अपनी बातों पर गौर करके झेप जाती है और जल्दी से वहां से भाग जाती है। संध्या के जाते ही सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर दादी जी ऊपर की तरफ जहां संध्या गई थी उस ओर देखते हुए बोली, अब तो ये अनाकोंडा आपको डस के ही रहेगा संध्या बेटा। अब आपको उनसे कोई भी नहीं बचा सकता है। और एक बार फिर सब दादी की बात पर मुस्कुरा उठते हैं। रात को करीब 2 बजे समीरा की नींद खुलती है और वो शिवम को अपने ऊपर सोता हुआ पाती है। समीरा ने सुबह से कुछ नहीं खाया था तो उसे जोरों की भूख लगी थी। वो शिवम को हिलाती है। शिवम अपनी आंखें खोल के देखता है तो समीरा उसे बोली, बेबी क्या बात है आज इतना प्यारा रहा है। समीरा की बात सुन के शिवम कुछ पुरानी यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। शिवम अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया वापस आ गया था अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर करने के लिए। वो जिस दिन वापस आया था उसी दिन सिया और प्रिया भी संध्या को बेंगलुरु भेजने के लिए उसे एयरपोर्ट पर आए हुए थे। शिवम जब एयरपोर्ट से बाहर आता है तब उसकी नज़र सिया पर जाती है और वो उसको पहली बार देखते ही अपने होश खो बैठा था। उस दिन शिवम को एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ गया था, इसलिए वो सिया से बात नहीं कर पाया था। पर उसने सिया के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि वो मित्तल कंपनी में काम करती है। इसलिए शिवम ने सिया के पास रहने के लिए मित्तल कंपनी को ज्वाइन किया, जिसे बाद में अक्षत ने खरीद के सिंघानिया एम्पायर में मिला लिया था। लेकिन तब तक तो सब ठीक ही चल रहा था जब तक शिवम ने सिया को अक्षत की कार से निकलते नहीं देखा था। उस दिन जब अक्षत सिया के साथ ऑफिस आया था तब शिवम अपनी बाइक से ऑफिस के लिए ही आ रहा था, लेकिन उसने सिया को अक्षत की कार से निकलते देखा और उसका खून खोल गया। फिर भी उसने खुद को समझा लिया कि सिया ऐसा कुछ नहीं करेगी, लेकिन बाद में जब सिया अक्षत की पीए बनी तो उसे यकीन हो गया कि उन दोनों के बीच में कुछ गड़बड़ तो है।
इसलिए वो दोनों पर नजर रखने लगा। और एक दिन उसने अक्षत को सिया को किस करते हुए देख लिया था और उसका दिल टूट गया। उसने उस वक्त कुछ नहीं किया और चुपचाप वहां से निकल गया और एक बार में जाके ड्रिंक करने लगा। उस दिन ही वो पहली बार समीरा के साथ इंटीमेट हुआ था। उस दिन के बाद उसकी रोज रात की जरूरत समीरा बन चुकी थी। शिवम जानता था कि समीरा उसके छोटे भाई के साथ भी रिलेशन में है, पर फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा और वो रोज रात को समीरा के साथ बिस्तर पर होता था। फ्लैशबैक एंड। नेक्स्ट मॉर्निंग सिंघानिया पैलेस में सब लोगों की नींद खुलती है सिया की चीख से। सब लोग उसकी आवाज सुन के अपने अपने रूम से बाहर आ जाते हैं। जब सब लोग हॉल में आते हैं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि सामने प्रिया के मॉम डैड और उसकी दादी डरे सहमे बैठे थे। सिया अनजान लोगों को घर में देख के थोड़ा डर गई थी, इसलिए ही उसकी चीख निकल गई। अक्षत के दर अमन जी आगे आके बोलते हैं, आप सब कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? प्रिया भी अपनी फैमिली को देख के शौक हो गई थी। वो कुछ बोलती कि पीछे से आवाज आई, मेरे इन लॉस है डैड। ये आवाज विराज की थी। सब लोग विराज को बात सुन के प्रिया की ओर देखने लगते हैं। प्रिया खुद को नॉर्मल करके आगे जाती है और बोली, माँ पापा दादी आप तीनों यहाँ क्या कर रहे हैं, वो भी इतनी सुबह सुबह? प्रिया की बात सुन के उसकी फैमिली वाले विराज की ओर देखने लगते हैं। वही विराज के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। प्रिया के डैड बोलना शुरू करते हैं, बेटा कल रात हम सब तो डिनर करके आराम कर रहे थे कि अचानक डोर नॉक हुआ और जब मैंने डोर खोला तो बाहर बॉडीगार्ड्स की एक पूरी फौज थी। वो बॉडीगार्ड्स घर के अंदर गए और सबको बाहर लाके गाड़ी में बैठा दिया। उनके पास जी गन थी तो हम कुछ बोल भी नहीं पाए। उसके बाद हम थोड़ी देर में एयरपोर्ट पर थे और उसके कुछ देर बाद यह मतलब आपको किडनैप किया गया है पापा। प्रिया अपने पापा की ओर देखते हुए बोली, पर ये सब किसने किया है? प्रिया पूछती है तो उसके डैड विराज की ओर देखने लगते हैं, जो सुबह ही उनको धमकी देके गया था कि ससुर जी अगर आपने अपनी बेटी की शादी के लिए हाँ नहीं की और अगर किसी को भी कुछ भी बोला तो आपकी खोपड़ी और मेरी तलवार। और वैसे भी मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपकी ना से, क्योंकि अगर आप ना भी बोलेंगे तब भी आपको नाना तो मैं ही बनाऊंगा। अपने डैड की नजरों का पीछा करते हुए प्रिया विराज को और देखती है और अपने हाथ बांध के खड़ी हो जाती है। विराज प्रिया की बातों को समझ के बोला, हाँ किया है मैंने इनको अगवा। लेकिन फिर बच्चों की तरह मुंह फूला के सोफे पर बैठ जाता है और बोलता है, और ये नहीं करता तो और क्या करता मैं? कल सब लोग कबीर और संध्या की शादी की बात कर रहे थे। मेरी ओर तो किसी का ध्यान ही नहीं गया। मुझे भी शादी करनी है, मैं भी बड़ा हो रहा हूँ। और अगर ज्यादा बड़ा हो गया और मेरे सिस्टम में जंग लग गया तो मेरे बच्चे कहाँ से आएंगे? इसलिए मैंने सबको यह बुला लिया। अब जल्दी से आप शादी का मुहूर्त निकलवाओ और मेरी शादी करवाओ। विराज की बात सुन के सबके दिमाग में एक ही गाना बज रहा था। विराज ने प्रिया की पूरी फैमिली को दिल्ली बुला लिया था, वो भी रातों रात किडनैप करके। और उसने ने तो अपने ससुर जी को धमकी भी दे डाली थी, अगर उन्होंने उसकी शादी में कोई विघ्न डाला तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। और साथ ही साथ उनको नाना बनने का इनविटेशन भी दे दिया था एडवांस में। प्रिया और संध्या की पूरी फैमिली को देख के सबको एक झटक लगता है। तभी विराज उन्हें ये बोल के कि उसकी शादी करवाओ एक झटका और दे देता है। विराज ने सबको बोल दिया था कि उसने ये सब डर के मारे किया था। उसे डर था कि दादी कहीं सिर्फ कबीर और संध्या की ही शादी ना करवाए, उसकी ओर तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा था। उसने सबको बोल दिया कि मेरी जल्दी से जल्दी शादी करवाओ। प्रिया को विराज के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने अभी तक अपने पेरेंट्स को विराज के बारे में कुछ नहीं बताया था और विराज ने तो शादी की भी प्लानिंग कर ली थी। फिर आप सबको तो पता ही है कि हमारी प्रिया माता को गुस्सा कितना जल्दी आता है। वो गुस्से से विराज पे बरसते हुए बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फैमिली को किडनैप करने की? और तुमसे किसने कहा कि मैं तुम जैसे ढक्कन से शादी करूंगी? प्रिया की बात सुन के विराज को बहुत गुस्सा आता है। एक वो यहाँ शादी की क्या बच्चों की भी प्लानिंग करके बैठा है
और ये लड़की उसकी शादी की डेकोरेशन को ही आग लगा रही है। वो गुस्से से प्रिया के पास जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसकी कमर से लगा देता है और फिर खुद से चिपकाए बोला, चाहे मैं ढक्कन हूँ या पतीला, शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी होगी। अगर सपने में भी तुमने किसी और के बारे में सोचा ना तो तुम्हारे उन्हीं सपनों में जाके उस आदमी को पेट्रोल के टैंक में डूबा के आग लगा दूंगा। प्रिया का पारा विराज की बात सुन के और भी हाई हो जाता है। वो उससे अपना हाथ छुड़ाती है और उसे थोड़ा धक्का देके बोली, तुम खुद को समझते क्या हो? बैंगन जैसी शकल है, कुत्ते जैसी अकल है, भिंडी जैसी चाल है और नूडल्स जैसे बाल है। जब देखो तब कुकर की शिट्टी की तरह बजते रहते हो, कौन पसंद करेगा तुम्हें? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर सिंघानिया, मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए जो मैं तुम जैसे बूढ़े कबाड़ी को अपने बच्चों का बाप बना। तुमने मुझे फिर कबाड़ी बोला, विराज अपने दांत पिसते हुए बोला। सच हमेशा कड़वा होता है मिस्टर सिंघानिया, प्रिया बोली। उसे होश ही नहीं रहता कि वो गुस्से में क्या क्या बोले जा रही थी। प्रिया आगे बोली, तुमसे शादी करके मुझे मेरे बच्चों को ये नहीं सिखाना कबाड़ी वाला आया घर से भंगार निकल। समझ गए तुम, अब चुपचाप इज्जत से मेरे पेरेंट्स को वापस छोड़ के आओ। प्रिया की बातें सुन के विराज गुस्से से पागल हो चुका था। उसने कस के अपने हाथों की मुठियां बंद कर ली थी, क्योंकि से प्रिया को अभी कुछ नहीं कहना चाहता था, क्योंकि वो जानता है अभी प्रिया टेंशन की वजह से गुस्से में है, इसलिए ये सब बोले जा रही है। प्रिया को टेंशन है कि अगर उसकी फैमिली ने विराज को पसंद नहीं किया तो, इसलिए वो डर रही थी और गुस्सा निकाल रही थी। वहीं बाकी फैमिली मेंबर्स मिलके सोफे पे बैठ के उनकी लड़ाई एंजॉय कर रहे थे पॉपकॉर्न के साथ। सना जी अमन जी की ओर देखते हुए बोली, अगला न्यूक्लियर बॉम्ब हमारे घर पे ही गिरेगा अगर इन दोनों की शादी हो गई तो। इनकी शादी मतलब वर्ल्ड वॉर 3 शुरू। हाँ सना, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। अब इस पागल को कौन समझाए कि शादी मतलब वहल के पेट में जाके कुश्ती करना। ना मुन्ना ना, ऐसा मत कर, अपने बाप की ओर तो देख, फिर शादी का जिक्र करना, अमन जी बोलते हैं। अमन जी की बात सुन के सना जी गुस्से से उन्हें घूरने लगती है और बोली, अभी तो आप ये मूवी एंजॉय कीजिए, क्लाइमेक्स में आपको मेरी मूवी का दिखाऊंगी। तभी सना जी के साइड में बैठी दादी, जो कब से अपने बेटे बहू की बातें सुन रही थी, वो बोली, अपनी मूवी तुम बाद में डायरेक्ट करना, पहले उस आ रहे अनाकोंडा से तो निपट लो। पता नहीं अब किसको डूसेगा ये। दादी की बात सुन के सब बाहर की ओर देखते हैं तो सबको एक और झटका लगता है, क्योंकि कबीर अपने डैड और पंडित जी के साथ अंदर आ रहा था। कबीर और बाकी दोनों इंसान अंदर आते हैं। कबीर को देखते ही संध्या सिया के पीछे जाके छुप जाती है और अपने मन में बोली, हे भगवान, कौन से जन्म का बदला ले रहे हो आप, जो इस गौरेला को फिर से भेज दिया। पता नहीं रात को सिया भी था या नहीं। अब पता नहीं ये कौन सी मिसाइल छोड़ेगा। कबीर अपने डैड मिस्टर माहिर मल्होत्रा को सोफे पे बिठा देता है और साथ ही पंडित जी को भी। कबीर के डैड सबसे मिलते हैं और अपने चेहरे पे एक नकली हंसी लाके अपने पागल बेटे को देखते हैं। कबीर, तुम शुभ सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? अक्षता उछटा है। वो मुझे पता चला कि इस कामचोर ने, विराज की ओर इशारा करते हुए, पहली बार कोई ढंग का काम किया है कि मेरे इन-लॉज को यह इंपोर्ट करवा लिया, कबीर बोला। कबीर की बात सुन के सब लोग प्रिया की फैमिली को ऐसे देखते हैं जैसे वो लोग कोई सामान हो जिसको लोड किया और डिलीवर कर दिया और बॉक्स पे लिखा था फ्रॉम इनके दामाद के ससुराल टू इनकी बेटी के ससुराल। कबीर आगे बोला, इसलिए मैंने सोचा कि डैड को यही ले आता हूँ शादी की बात करने के लिए और पंडित जी मुहूर्त के लिए। फिर अपने डैड की ओर मुड़ते हुए बोला, डैड आप इनको सब समझा दीजिए और पंडित जी से मुहूर्त निकला लीजिए, तब तक मैं बाकी के काम निपटा के आता हूँ। इतना बोल के कबीर सिया की ओर बढ़ जाता है जिसके पीछे संध्या छुपी हुई थी। कबीर संध्या का हाथ पकड़ के उसे आगे लाता है और घर से बाहर ले जाने लगता है। कबीर संध्या को कहाँ लेकर जा रहे हो तुम? अभी अक्षत पूछता है। वो कोर्ट 10 बजे खुलता है ना, तो मैंने सोचा कि तब तक इसको शॉपिंग करवा देता हूँ, वरना फिर तुम तो जानते ही हो ना कि लड़कियों को अपनी शादी में सजने का कितना शौक होता है, और ना इनकी बातें मानो तो पूरी जिंदगी उसी का ताना देती है ये।
जब तक कोर्ट ओपन होगा तब तक ये शॉपिंग करके रेडी हो जाएगी और डैड भी बात कर लेंगे। फिर हम कोर्ट जाके शादी कर लेंगे। और मेरी प्रिय ससुर जी के जो अरमान है अपनी बेटी का कन्यादान करने का, वो हम फिर कभी जब कभी ये पंडित जी मुहूर्त निकलेंगे तब कर लेंगे। तब तक कोर्ट मैरिज से ये मेरे साथ रह लेगी, नहीं तो फिर मेरे ससुर जी बिना शादी के तुम साथ नहीं रह सकते का रिपीट टेलीकास्ट करेंगे। प्रिया के डैड को सबकी बात सुन के खुद के लिए एलेक्सा वाली फीलिंग आ रही थी कि जब चाहे जो चाहे अपनी पसंद का भोंपू बजा सके। वो बेचारे बिन पैंदे के लोटे की तरह कभी विराज को देख रहे थे, कभी कबीर को। कबीर रुको, ऐसे शादी नहीं होती है, एक बार सबको बैठ के बात तो करने दो। दादी बोली, क्या तुमने संध्या से पूछा कि वो तुमसे प्यार करती है? को नहीं, तुमसे शादी करना भी चाहती है या नहीं? दादी आगे बोली। दादी की बात सुन के कबीर संध्या को घूरने लगता है। वही संध्या की डर के मारे हालत खराब हो रही थी। वो मन ही मन बोले जा रही थी, भगवान जी ये मगरमच्छ तो मुझे चबाएगा भी नहीं, सीधा ही निगल जाएगा। दादी की बात सुन के कबीर वही रुक जाता है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता था लेकिन दासी की बात कभी नहीं टाल सकता था। वही दूसरी ओर आर्यन के घर में आर्यन को होश आ चुका था और वो अपनी भाई के गले लग के रोए जाता था। शिवम चाहे जैसा भी हो वो अपने भाई से बहुत प्यार करता था। उसे दर्द में नहीं देख सकता था, लेकिन आज आर्यन की हालत देख के उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। शिवम उसे शांत करवाता है और फिर उसके लिए नाश्ता मंगवा के उसे अपने हाथों से खिलाता है और थोड़ी देर उसे पास बैठ के उसके सिर पे हाथ फेर के उसे शांत करवाता है। शिवम आर्यन को नींद की गोली दे देता है जिससे वो आराम से सो जाए। थोड़ी देर में आर्यन को नींद आ जाती है। आर्यन को सुला के शिवम उसके रूम से बाहर आ जाता है और खुद भी नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है। उसके साथ रिवान और समीरा भी थे। तो अब तुम क्या करने का सोच रहे हो? शिवम समीरा पूछती है। अगर हम अक्षत को नीचे गिराना है तो फिर से अपना बिजनेस खड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए फिर से अपनी कंपनी को सही पोजीशन पे लाना होगा। इस बार हम सिर्फ पैसे से ही नहीं, दिमाग से भी प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि अक्षत को बिजनेस में हराना इम्पॉसिबल है। उसके दिल पे वार करना होगा, तभी उसे हर का पता चलेगा। पर हमें उसके लिए काम करना होगा। पर सवाल ये है कि उसने हमारी ऑफिस की बिल्डिंग को मलब बना दिया है, हम काम फिर से कहाँ से शुरू करेंगे? मेरे डैड के ऑफिस से, समीरा बोली। अक्षत ने हमें बर्बाद कर दिया। मेरे डैड बैंकक्रप्ट हो चुके थे। अगर हम कुछ पैसे का जुगाड़ करके मेरे डैड के ऑफिस वाली बिल्डिंग को फिर से खरीद ले तो वहां से अपना काम कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है सर, मैडम ने बिल्कुल सही सजेशन दिया है। इससे हमारा बहुत सारा टाइम बच जाएगा और हम जल्दी से सारे एम्प्लॉय को बुला के काम शुरू कर सकते हैं, रिवान बोला। पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? क्योंकि मैंने सुना है कि उसे बिल्डिंग की अक्षत बोली लगवाने वाला है। तुम इसकी फिक्र मत करो, वो सब मैं संभाल लूंगा, शिवम बोला। और फिर अपनी कार की उठा के घर से बाहर निकल जाता है। शिवम अपनी कार ड्राइव करते हुए ही किसी को कॉल करता है। सामने वाले के कॉल अटेंड करते ही वो बोला, जान मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वही जहां हम मिलते हैं, जल्दी आओ। मुझसे सब्र नहीं हो रहा। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। थोड़ी देर के बाद उसकी कार होटल पैराडाइज के बाहर रुकती है। शिवम अपनी कार पार्क करके अंदर चला जाता है और रिसेप्शन पे जाके एक रूम की चाबी लेकर रूम में चला जाता है। थोड़ी देर के इंतजार के बाद उसके रूम का डोर खुलता है और एक खूबसूरत लड़की 2 साल की बच्ची के कपड़े पहन के अंदर आती है और आते ही शिवम के ऊपर टूट पड़ती है। शिवम भी उसका पूरा साथ देने लगता है। शिवम आर्यन के विला से निकल जाता है और अपनी कार में बैठ के किसी को कॉल करके आने को बोला। थोड़ी देर के बाद वो एक होटल रूम में होता है। कुछ देर के बाद उस रूम का डोर ओपन होता है और एक लड़की अपनी अदाओं के साथ चलते हुए अंदर आती है। शिवम को देखते ही वो उस पे टूट पड़ती है। वो अपने होठ शिवम के होठों पे राह देती है और पैशनेटली उसे किस करने लगती है। शिवम भी उसका पूरा साथ देता है और पूरी शिद्दत के साथ उसे चूमने लगता है। कुछ देर के बाद उन दोनों को सांस लेने में तकलीफ होती है, तब एक दूसरे से अलग होते हैं
और लस्ट भरी नजरों से एक दूसरे को देखने लगते हैं। उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो शिवम के गले लग के बोली, बेबी आई मिस यू सो मच। तुम्हें तो मेरी याद ही नहीं आती। एक मैं ही हूं जो तुम्हारे पीछे पागल है। उस लड़की की बात सुन के शिवम बोला, जान तुम रोना बंद करो, बस एक बार हमारा काम पूरा हो जाए, फिर हम दोनों ही यह से काफी दूर चले जाएंगे और एक सुकून वाली जिंदगी जिएंगे, बस तुम तब तक थोड़ा कंट्रोल करो। ये लड़की और कोई नहीं निकिता ही होती है जो शिवम से मिलने इस होटल में आई है। तुम मुझे कुछ देना चाहती थी, क्या तुम्हें कोई प्रूफ मिला है क्या उस अक्षत सिंघानिया के खिलाफ जो हमारे काम आ सके? शिवम बोला। शिवम की बात सुन के निकिता एक डेविल स्माइल करती है और बोली, बेबी तुमने पहली बार मुझसे कुछ मांगा था और वो भी मैं तुम्हारे लिए नहीं करती, तो भला ये कैसा प्यार होता हमारा? शिवम मैंने तुम्हें पूरे दिल से अपनाया है, बस कभी मुझे धोखा मत देना, वरना मैं क्या कर जाऊंगी ये तो तुम सोच भी नहीं सकते, निकिता बोली। उसके बाद अपने बैग से एक एनवेलप निकल के शिवम को दे देती है। शिवम उस एनवेलप को खोल के देखता है और उसकी आंखों में चमक आ जाती है। शिवम एक बार फिर निकिता के गले लग जाता है और बोला, ये तो तुमने कमाल ही कर दिया मेरी जान, अब तुम देखती जाओ कैसे मैं उस सिंघानिया की इज्जत की धजिया उड़ाता हूँ। शिवम वैसे ही गले लगे निकिता की पूरी बॉडी पे हाथ फिराने लगता है। निकिता कस के अपनी मुठिया बंद कर लेती है। शिवम उसके टॉप को निकलने को होता है कि निकिता उसका हाथ पकड़ के रोक लेती है और बोली, बेबी अभी नहीं, एक बार हम उस अक्षत सिंघानिया को अच्छे से सबक सिखा दे, उसके बाद अपनी जीत के जश्न में मैं तुम्हें खुद को शोभ दूंगी, लेकिन तब तक तुम इंतजार करो। उसके बाद निकिता शिवम से थोड़ी देर बात करके उस रूम से निकल जाती है। वही उसके जाते ही शिवम एक सार्कास्टिकली मुस्कुराते हुए बोला, निकिता रानी कितनी भोली हो तुम यार, जो आज तक मुझ जैसे भेड़िए को समझ नहीं पाए, पर कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम मेरे बिस्तर पे होगी, पर उससे पहले मैं अपन काम तो खत्म करवा लूं तुमसे। निकिता होटल से निकल के अपनी कार में बैठ जाती है और अपना फोन निकल के किसी को टेक्स्ट करती है, बॉस मैंने प्लान एग्जीक्यूट कर दिया है और वो सारे प्रूफ भी उसको दे दिए हैं, अब आप संभाल लेना। लेकिन मुझे कुछ तो अजीब लग रहा है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। सामने से निकिता को रिप्लाई मिलता है, डोंट वरी, मैं संभाल लूंगा। एमएसजी पढ़ के निकिता के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो ड्राइवर को अक्षत के ऑफिस चलने को बोली। वहीं दूसरी ओर अक्षत ने कबीर को समझा के उसके ऑफिस भेज दिया था और विराज को वो अपने साथ ले आया था। बाकी गर्ल्स भी अपने अपने काम में लग गई थी। वहीं सिंघानिया पैलेस में दादी ने और मिस्टर माहिर मल्होत्रा ने प्रिया और संध्या की फैमिली से बात कर ली थी। वो लोग भी इस रिश्ते के लिए मान गए थे, लेकिन अपनी बेटियों की रजामंदी के बिना वो कुछ नहीं करना चाहते थे। रही बात संध्या और कबीर की, तो उन लोगों ने दादी और माहिर जी को हाँ तो बोल दिया था, लेकिन वो अभी शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि संध्या की अभी अभी ही ग्रेजुएशन पूरी हुई थी, तो सबको लगता था किसी अभी बच्ची है। बाकी सब भी उनकी बात से सहमत थे और संध्या और कबीर को वक्त देना चाहते थे ताकि वो दोनों आपस में एक दूसरे को समझ सके। निकिता अक्षत के ऑफिस पहुंच चुकी थी। आज वो अक्षत के साथ इस प्रोजेक्ट पे डिस्कस करने के लिए वहां आई थी। थोड़ी देर में वो मीटिंग रूम में होती है और अक्षत और विराज का वेट कर रही होती है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट विराज ही करने वाला था। मीटिंग रूम का डोर ओपन होता है और अक्षत और विराज अपने फेस पे एक कठोर एक्सप्रेशन के साथ अंदर आते हैं। उनके साथ उनकी पीए यानी कि सिया और प्रिया भी होती है। सिया को देख के निकिता के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन वो कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाती है। प्रिया प्रोजेक्टर ऑन कर देती है और विराज निकिता को प्रोजेक्ट के बारे में समझने लगता है। पूरी मीटिंग के दौरान निकिता का ध्यान अक्षत पे ही था, जो अपनी प्यारी बीवी को निहारे जा रहा था। थोड़ी देर में मीटिंग खत्म हो जाती है और निकिता जाने के लिए उठती है। वो अक्षत से हैंड शेक करने के लिए अपना हाथ आगे करती है, लेकिन अक्षत उसे इग्नोर करके अपने फोन में कुछ देखते हुए चला जाता है। उसके साथ सिया भी चली जाती है। निकिता को अक्षत की हरकत से बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी जलती निगाहों से सिया को देखने लगती है।
विराज सिचुएशन को समझ के जल्दी से आगे जाता है और निकिता के साथ हैंड शेक करता है। उसके बाद निकिता वेज निकल जाती है और प्रिया और विराज भी। प्रिया अभी भी विराज से शुभ की हरकत के लिए नाराज थी। वो गुस्से से मुंह फुलाए हुए थी। विराज को भी ये बात पता थी, लेकिन उसने उसे मनाने की जहमत नहीं उठाई, क्योंकि उसे लगता था कि उसने जो भी किया ठीक किया। वही प्रिया उसे इग्नोर कर रही थी। वो कुछ भी बोलता तो उसका जवाब सिर्फ हूँ या हाँ में ही दे रही थी। विराज को उसकी हरकतों से चिढ़ मची हुई थी। वो गुस्से से अपनी चेयर से उठता है और प्रिया की चेयर के पास जाके अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल रख के बोला, ये गुब्बारे की तरह मुंह फुलाना बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम शुभ की हरकत से नाराज हो, लेकिन मेरे पास भी तो कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं बस तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि अगर मैं तुम्हें शादी का बोलता तो तुम ये ही बोलती कि मैं अपनी फैमिली के बिना शादी नहीं करूंगी, इसलिए मैंने ये सब किया। बस मेरा तरीका थोड़ा अलग था। पर मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, तो मैं सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूंगा। इसलिए बेहतर होगा अपने मुंह में भरी हुई हवा निकल दो और एक कॉफी ला दो मेरे लिए। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। विराज की बात सुन के प्रिया का जो गुस्सा ठंडा हुआ था वो खुद के लिए गुब्बारा सुन के फिर से बढ़ जाता है और वो गुस्से से दुंदनते हुए केबिन से बाहर निकल जाती है और खुद से ही बोली, इस जल्लाद से माफी की उम्मीद करना ही बेकार है। यह मेरी जान सुखी जा रही है। घर जाऊंगी तब मॉम डैड क्या बोलेंगे, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कॉफी पीनी है ना तुम्हें? रुको, तुम्हें तो ऐसी कॉफी पिलाऊंगी कि सारी जिंदगी कॉफी नहीं मांगोगे। थोड़ी देर में प्रिया कॉफी के साथ विराज के केबिन में हाजिर हो जाती है और कॉफी रख के खुद को मन ही मन वेल फोन बोली। विराज कॉफी उठाता है और एक सीप लेते ही उसको समझ आ जाता है कि उसकी जान ने कॉफी में चीनी की जगह मिर्ची डाल दी है। कॉफी गर्म होने की वजह से उसे बहुत मिर्ची लग रही थी, लेकिन फिर भी वो पूरी कॉफी खत्म कर देता है बिना अपने चेहरे पे एक भी सिकन लाए। प्रिया को ये देख के काफी बुरा लग रहा था। उसने सोचा था कि विराज उसे डांटेगा, लेकिन वो तो पूरी कॉफी खत्म कर चुका था। प्रिया ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। कॉफी खत्म करने बाद विराज अपनी चेयर से उठता है और प्रिया का हाथ पकड़ के उसे दीवार से लगा देता है और उसके ऊपर झुकते हुए बोला, तीखा तो मैंने खा लिया, अब कुछ मीठा हो जाए। इतना बोल के वो प्रिया के होठों पे अपना कब्जा कर लेता है और उसके होठों को चूसने लगता है। प्रिया भी आज उसे नहीं रोकती और उसका साथ देने लगती है, क्योंकि गलती उसकी ही थी। वही अक्षत के केबिन में सिया की हालत खराब हो रही थी, क्योंकि अक्षत ने उसे परेशान कर रखा था। वो मीटिंग रूम से आते ही उस पे टूट पड़ा था और अब अपना कंट्रोल खो चुका था। उसके लिए अक्षत को रोकना जरूरी था, क्योंकि उसकी कुछ देर में ही एक बहुत जरूरी मीटिंग थी, जिससे अक्षत होश में लाने के लिए सिया बोली, थोड़ी देर में मीटिंग है और वैसे भी ये ऑफिस है, घर नहीं, प्लीज। सिया की बात सुन के अक्षत को होश आता है कि वो क्या कर रहा है। वो जल्दी से सिया को छोड़ देता है और बाथरूम में घुस जाता है। सिया भी जल्दी से अपने कपड़े पहन लेती है और खुद को ठीक करती है। अक्षत अपने मुंह पे पानी मार के खुद को शांत करता है और थोड़ी देर में बाहर आता है। वहीं दूसरी ओर शिवम एक सुनसान सी जगह पे अपनी कार में बैठा हुआ था। थोड़ी देर में उसके पास एक आदमी आता है और उसकी कार में बैठ जाता है। उस आदमी के आते ही शिवम उसकी ओर एक एनवेलॉप देता है और बोला, कल के कल काम हो जाना चाहिए। हाफ पेमेंट काम से पहले दे रहा हो, हाफ बाद में मिल जाएगी। और अगर पकड़े गए और मेरा नाम लिया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। नहीं साहब, आप कुछ काम दो और मैं वो पूरा नहीं करूं। ऐसा हुआ है भला कभी? वो आदमी बोला और वो एनवेलप लेके निकल जाता है। उसके जाते ही शिवम जीर जोर से हंसने लगता है और बोला, कल अगर तुम्हारी इज्जत की धज्जियां ना उड़ा दी तो मेरा नाम भी शिवान सिखावत नहीं, और तुम्हारी वो महबूबा वो खुद चल के आएगी मेरे पास। एक बात और दोस्तों, किसी ने मुझे बोला है कि ये नॉवल ट्रेंडिंग में है, क्या ये सच है? दोस्तों, आज का एपिसोड फनी नहीं है।
आप में सिर्फ एक ने गेस किया था कि निकिता मिलने आई है शिवम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि निकिता शिवम से कैसे मिली और शिवम क्या करने वाला है वो भी सोचना। रही बात सिया और अक्षत को अलग करने की, तो आप सब एक बात ये बताओ, जिसके दोस्त कबीर और विराट जैसे पजेसिव इंसान हो वो खुद कितना बड़ा सनकी होगा। अगर सिया अक्षत से दूर चली भी गई तो क्या वो उसे ऐसे ही जाने देगा। नेक्स्ट मॉर्निंग। आज का दिन सबके लिए बहुत जरूरी था क्योंकि आज शेखावत कंपनी की बोली लगने वाली थी। अक्षत ने शेखावत कंपनी के शेयर गिरते ही उसे खरीद लिया था और आज वो उसकी बोली लगवाने वाला था। सभी न्यूज चैनल में ही न्यूज पब्लिश किए जा रही थी। शिवम अपने रूम में एक घमंड भरी मुस्कान लिए बैठा कुछ सोच रहा था। अचानक उसके फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है और वो अपना फोन उठा के किसी को कॉल करता है। सामने वाले के कॉल अटेंड करते ही वो बोलता है, मैंने जो न्यूज़ तुम्हें पब्लिश करने को दी थी वो अभी पब्लिश मत करना, जब मैं तुम्हें मैसेज करूं तब उस न्यूज़ को लाइव करना। और इतना बोल के कॉल कट कर देता है। फिर अपने बेड पर हाथ फैला के लेट जाता है और जोर जोर से हंसते हुए खुद से ही बोला, आज तुम्हारी हार की पहली शुरुआत है अक्षत सिंघानिया। आज अगर तुम्हारी रेपुटेशन में आग ना लगा दी तो मेरा नाम भी शिवम शेखावत नहीं, और साथ ही तुम्हारा करोड़ों का नुकसान भी होगा। जानता हूं तुम्हें इससे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ये तुम्हारी हर की एक छोटी सी शुरुआत है। आगे आगे देखो तुम होता है क्या। यहाँ शिवम अपने ही ख्यालों में गुम था। वही हाल में समीरा और आर्यन परेशानी से चक्कर काट रहे थे। आर्यन अपना सिर पकड़ के सोफे पर बैठ जाता है और समीरा से बोलता है, पता नहीं भाई को हुआ क्या है। आज हमारी कंपनी, हमारा घर सब नीलाम होने जा रहा है और उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो इतने चिल कैसे रह सकते हैं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा है, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। लेकिन तुम भी तो शिवम को जानते ही हो कि उसके दिमाग में कब क्या चलता है ये कोई नहीं जान सकता है। और मुझे नहीं लगता वो इतनी आसानी से सब कुछ जाने देगा। उसने कुछ न कुछ तो सोचा ही होगा। इसलिए तुम फिजूल की टेंशन लेना बंद करो, समीरा बोली। वही सिंघानिया पैलेस में संध्या डरी सहमी सी किचन में खड़ी थी। उसके माथे से पसीना साफ झलक रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि कबीर ने शुभ सुबह ही पूरे घर में कोहराम मचा दिया था। तो चलो जानते हैं आज कबीर ने क्या कारनामा किया है। फ्लैशबैक। सब लोग रेडी होके अपने अपने रूम से बाहर आ चुके थे और नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल की ओर जा रहे थे। सबकी नज़र डोर की तरफ जाती है। सब लोग उधर देखते हैं तो कबीर अपने हाथ में 2 बैग लिए अंदर की तरफ आ रहा था। कबीर को देख के संध्या धीरे से प्रिया के कान में बोली, दी ये अब कौन सी मिसाइल छोड़ने आ रहे हैं। अगर उन्होंने आज कुछ किया तो मैं इनका खून कर दूंगी। संध्या की बात सुन के प्रिया उसे ऊपर से नीचे की तरफ देखते हुए बोली, तू उसका मर्डर करेगी, जिसने आज तक एक चिट्ठी को भी नहीं मारा, और अगर गलती से कोई मर भी जाए पैर के नीचे आके तो उसको तो तू हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट करवा दे। और अगर बाय चांस वो मर जाए तो पुलिस स्टेशन जाके खुद ही उसके मर्डर की FIR करवा के खुद को ही अरेस्ट करवा दे। माय डियर बहना, बात तो ऐसी बोल जो हजम होने लायक हो। प्रिया की बात सुन के संध्या झेप जाती है। पर दी आप ये तो पूछो इनसे ये यहाँ करने क्या आए हैं, संध्या बोली। वो सामने खड़ा आदमी मेरा होने वाला जीजा है, लेकिन तेरा वो पति है होने वाला, तो कायदे से तुझे उससे पूछना चाहिए, प्रिया जवाब देती है। और ऊपर से पागलों का सरदार। ये वो नाग है जिसको कुछ भी ना बोले तब भी अपना फन फैलाए बोलेगा, आ जाओ सब लोग तुम्हें अपना जहर टेस्ट करवाई। और अगर कोई गलती से मना कर देना तो ये तो उसके पेट को फाड़ के उसके अंदर जबरदस्ती अपना जहर डालेगा और फिर उसके पर टको सील के बोलेगा, लो हो गया। प्रिया का लंबा चौड़ा भाषण सुन के संध्या बिल्कुल चुप हो जाती है। दादी आगे जाती है और बोली, कबीर बेटा तुम यहाँ, वो भी इतनी सुबह। सब ठीक तो है। कबीर अपना लगेज एक सर्वेंट को दे देता है और फिर दादी की ओर मुड़ते हुए बोलता है, एक्चुअली दादी कल सब लोग बोल रहे थे ना कि संध्या मुझे जानती नहीं है, तो मैं उसे थोड़ा स्पर्श दूं, तो मैं इसलिए ही यहाँ आया हूँ। उसके बाद कबीर अपने एक्सप्रेशन चेहरे के साथ संध्या की ओर बढ़ता है
और उसका हाथ अपने हाथ में लेके बोलता है, जान तुम मुझे जानना चाहती थी ना, इसलिए ही मैंने ये सब किया है। आज से तुम मेरी वाइफ होने के सारे फर्ज निभाओगी। मेरा मतलब है मेरे लिए खाना बनाना, मेरे कपड़े निकालना, रात को मेरे ऑफिस से आने का वेट करना, मतलब एवरीथिंग जो भी एक वाइफ करती है वो सब तुम करना। इससे तुम मुझे अच्छे से जान जाओगी और फिर हमारी शादी के बाद तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी और हम साथ में रहेंगे तो तुम मुझे जल्दी ज्ञान पाओगी। और वो मेरा बैग है, तो मेरे कपड़े अपने रूम में शिफ्ट कर लेना। मैं तुम्हारे साथ ही रहने वाला हूँ। वो बाद में कर लेना, अभी मेरे लिए ऑफिस के कपड़े निकाल दो। तब तक मैं शावर ले लेता हूँ और मेरे लिए नाश्ता भी रेडी कर लेना। जो भी तुम बनाओगी मैं खा लूंगा। फिर कबीर वहां से जाने लगता है और जाते हुए एक बार फिर पीछे मुड़ के संध्या का हाथ पकड़ के ले जाता है। उसे रूम में लाके डोर से लगा देता है और बोलता है, मैं तुम्हें एक बात बोलना भूल गया। तुम बीवी के सारे फर्ज अदा करोगी। और अब जल्दी से जाओ, नाश्ता रेडी करो। मैं आता हूँ जान। कबीर बाथरूम में चला जाता है। वही संध्या बुद्ध बनी खड़े थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कोई आदमी इतना बेशर्म कैसे हो सकता है। वो पूरी शर्म से पानी पानी हो चुकी थी। वो जल्दी से रूम से भाग जाती है और किचन में घुस जाती है, क्योंकि कबीर का कोई भरोसा नहीं है वो जब क्या बोल दे। फ्लैशबैक एंड। संध्या जल्दी से नाश्ता रेडी करती है और बाहर आ जाती है। कबीर भी आ जाता है और संध्या को अपने पास बैठा लेता है। फिर दोनों एक दूसरे को नाश्ता सर्व करते हैं और खाने लगते हैं। वही उन दोनों को देख के विराज प्रिया की ओर देखने लगता है। उसकी बात समझ के प्रिया बोली, सोचना भी मत कि मैं ऐसा कुछ करूंगी। और अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े करके प्रेशर कुकर में डाल के सीटी लगवा दूंगी। अक्षत वहां ही था क्योंकि वो पहले ही निकल चुका था। थोड़ी देर में बाकी सबका भी नाश्ता हो जाता है और वो भी अपने अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। आज कबीर और संध्या भी अक्षत के ही ऑफिस जाते हैं। थोड़ी देर में सब लोग ऑफिस पहुंच जाते हैं। वहां पहले से ही बोली की तैयारी की जा रही थी। प्रिया और सिया को तो पता था कि आज सिखावत कंपनी की बोली लगने वाली है, पर दोनों ही इस बात से अनजान थी कि वो कंपनी शिवम के डैड की थी। संध्या को इस बारे में कुछ नहीं पता था तो वो कबीर से पूछती है, सर ये सब क्या हो रहा है आज यहाँ? आज यहाँ कुछ कुत्तों की नीलामी होने वाली है, कबीर जवाब देते हुए बोलता है। संध्या को उसकी कोई बात समझ नहीं आती कि कुछ कुत्तों की नीलामी के लूटे इतना बड़ा प्रोग्राम, पर वो आगे कुछ नहीं पूछती। सब लोग अंदर जाते हैं और अपने अपने काम में लग जाते हैं, क्योंकि प्रोग्राम में अभी टाइम था। सुबह के 10 बजे ऑक्शन का प्रोग्राम शुरू होता है। पूरे देश के नामी गिरामी लोग इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे थे, क्योंकि जिस शिद्दत से मिस्टर सिखावत ने अपनी कंपनी को ऊपर पहुंचाया था, उसी शिद्दत से उनके कमीने बेटों ने उनकी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया था। बोली लगाई जा रही थी, सब अपना दमखम दिखा रहे थे। कुछ देर में वहां अक्षत की कारों का काफिला आके रुकता है और जियान जल्दी से उतर के डोर ओपन करता है। अक्षत के वहां आते ही सबकी नजर झुक जाती है, क्योंकि उसका ऑरा ही इतना खतरनाक होता था कि कोई भी उससे नजरें मिलने से पहले 100 बार सोचता था। सभी न्यूज रिपोर्टर्स ने अपने अपने कैमरा को बंद कर किया था, क्योंकि उसकी परमिशन के बिना ना तो कोई उसकी फोटो ले सकता था और ना ही उसके बारे में कोई न्यूज पब्लिश कर सकता था। अक्षत आगे बढ़ता है और सबसे आगे की चेयर पर किंग की तरह एक पैर पर दूसरा पैर रख के बैठ जाता है। वहां भी बोली का प्रोग्राम चल रहा था कि शिवम की कार वहां आके रुकती है और वो कार से बाहर आके बोलता है, रुक जाइए, ये बोली अब और नहीं लगेगी, क्योंकि मिस्टर अक्षत सिंघानिया ने खुद मेरा सब कुछ मुझे वापस दे दिया है। उसकी बात सुन के सब लोग खुसर फुसर करने लगते हैं। शिवम आगे जाता है और अपने हाथ में पकड़े पर पर्स को सबको दिखाते हुए बोलता है, ये रहे पर पर्स, जिनमें मिस्टर सिंघानिया के साइन है। शिवम की बात सुन के भी अक्षत शांत ही रहता है। वही शिवम उसे एक डेविल स्माइल करता है और उसके पास आके धीरे से उसके कान में बोलता है, ये रही सर और मात। और उसके बाद शिवम वहां से जाने लगता है कि अक्षत विराज को इशारा करता है।
विराज आगे जाता है और बोलता है, इतनी भी जल्दी क्या है मिस्टर शेखावत, एक बार पर पर्स चेक तो करने दीजिए हमें, क्योंकि जहां तक मुझे याद है मेरे भाई ने ऐसा कोई दान नहीं किया है। शिवम विराज की बात सुन के कुछ नहीं बोलता और पर्स पास कर देता है। विराज लॉयर को पर्स चेक करने को दे रहा है। थोड़ी देर में लॉयर बोलता है, सर ये पर्स तो नकली है। लॉयर की बात सुन के शिवम को एक झटका सा लगता है और वो गुस्से से फूटते हुए बोलता है, लॉयर ये क्या बकवास कर रहा है तू। शिवम अपने लॉयर को पर्स चेक करने को बोलता है तो उसका लॉयर भी उन्हें फेक ही बताता है। शिवम के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। तभी वहां पुलिस आ जाती है और शिवम को अरेस्ट करते हुए बोली, मिस्टर शेखावत, नकली पर्स बनवाने के जुर्म में हम आपको अरेस्ट करते हैं और आपने मिस्टर सिंघानिया जैसे नामी आदमी का नाम उसे करने की कोशिश की है, लिए उन्होंने आप पर 500 बिलियन का मानहानि का केस किया है। शिवम की बोलती वही बंद हो जाती है। पुलिस उसको लेके जाने लगती है कि कबीर और विराज उसके पास जाके उसके कान में बोली, करवा ली बेइज्जती। शिवम गुस्से से दांत पिसते रह जाता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता। अक्षत अंदर जाते हुए कबीर को बोलता है, न्यूज़ पब्लिश करवाड़ो। लो भाई, शिवम की तो बैंड ही बज गई। कहा वो न्यूज़ पब्लिश करवाने वाला था और यह वो कुछ पब्लिश होगा। अब निकिता का बॉस को है वो आगे पता चलेगा और इस कहानी का में सस्पेंस निकिता का बॉस ही है और उसके साथ ही मेन राज की आखिर अक्षत और शिवम की दुश्मनी क्या है ये भी तो है। Guys, like the story and subscribe my channel AS Story Audio. Thanks for listening my story.